मेरे लोग में खुश आमदीद। आज की कहानी का इख्तिताम आपको शायद मेरी कहानी के एंड में ना मिले, तो जो लोग इख्तिताम ढूंढना चाहते हैं किसी भी कहानी को सुनने से पहले, तो उनको पहले ही बता दूं मैं, क्योंकि इस कहानी का इख्तिताम टेक्निकली हुआ ही नहीं है। और इसी वजह से इसमें बहुत से जो लोग हैं, स्पेशली जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम मैं फ़र्ज़ी लूँगा, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। अदालत में केस चल रहा है, अदालत भी अमरीकी अदालत है। कहानी है खुर्रम की। उनके वालिद साहब वहाँ पे सिंध के एक शहर में सरकारी मुलाजिम थे। बच्चे छोटे ही थे, 5 बहन भाई थे, और इनकी वालदा सरकारी मुलाजिम वो भी थी, टीचर थी, और वालिद साहब भी सरकारी मुलाजिम थे किसी और महकमे में। जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो उन्होंने सिंध का वो शहर छोड़ के कराची शिफ्ट हो गए लेट 90s में। इनकी वालदा को आराम से एज अ टीचर कराची में ट्रांसफ़र मिल गया। 5 बहन भाइयों को पालना कोई छोटी बात नहीं थी, और एक अकेली औरत। फैमिली की सपोर्ट थी, ननियाल की डेफिनेटली सपोर्ट थी, मामूओं की, बाकी लोगों की, और तो उससे मामलात बहुत अच्छी तरह चले। और शुरू से मेरा जुमला शायद इस स्टोरी को समझने में आपके काम आए कि जब जिसका बाप मर जाता है ना, तो ख़ानदान में उसके हर कोई बाप बनने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत से लोगों ने की। खुर्रम को मिलाकर 3 भाई और ये 2 बहनें थीं। तो कभी कभी भाई जब टीन एज में आए तो उन्होंने उनका खून जोश मारा कि भाई मेरी माँ मेहनत करती है, मेरी माँ अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात सह रही है। तो 1-2 दफ़ा जब इनके मुंह से कुछ बातें निकल गई अपने मामूओं के सामने या बाकी अंकल्स के सामने, तो इनकी माँ ने फिर इनको अलग से समझाया कि देखो, बड़ों के सामने ना कभी भी आवाज़ ऊंची ना करो। तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है, खामोश हो जाओ, वक्त फैसला करेगा। तुमने अपने मिजाज में इस तरह की चीज़ नहीं लानी। ये बात मैंने आपको किसी वजह से बताई जो आपको आगे चल के समझ में आएगी। बहरहाल ये खुर्रम कराची में लेट 90s में जब ये लोग आए, तो आपको पता है कराची में सिंध के दूसरे इलाकों से जब लोग आते हैं तो उनको एक्सेप्ट एज सच नहीं किया जाता। और ये सिंध बेसिकली ये सिंधी स्पीकिंग थे भी नहीं। इनका ताल्लुक, इनका जो बैकग्राउंड था, जो आबाई ताल्लुक था, इंडिया के एक इलाके से था। कराची शिफ्ट हो जाने की वजह से स्टडीज़ में भी फ़ायदा हुआ। 2004 में खुर्रम ने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। अब उस ज़माने में जनरल मुशर्रफ का टाइम था। कराची के हालात बहुत बेहतर थे एज़ कम्पेयर टू पास्ट 5 years, लाइक लेट 90s। और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो सबको पता ही है। तो जॉब्स वगैरह भी थी, सब चीज़ें थी, लेकिन उसको अंदाज़ा हुआ कि जिस सब्जेक्ट में उसने मास्टर्स किया उसको जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा था। वालदा काफ़ी अरसे से मेहनत कर रही थी, और फिर बेवा हो जाने के बाद तो डबल मेहनत थी। वो ऐसी माँ थी, ऐसी घरेलू खातून थी जो घर में काम करना, सफाई रखना, खाना पकाना, बच्चों के कपड़े भी वही सीती थी। चाहे ईद बकरा ईद का मामला हो, सॉरी मैंने बकरा ईद कह दिया, बकर ईद, बहुत से लोग इसको बकरा ईद कहते हैं। तो खैर, मैं सिर्फ उनकी वालदा की शख्सियत आपको बता रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उनकी ना तबीयत डाउन होती जा रही थी। खुर्रम को अंदाज़ा हुआ कराची शहर में मुझे जॉब मेरे इस मास्टर्स की बेस में मिल तो जाएगी, लेकिन मैं शायद आगे ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकूँगा। उसने सोचा मैं होटल मैनेजमेंट में का कोई कोर्स करना चाहता हूँ। जो कराची आइटम उनको याद होगा, रशियन एम्बेसी हुआ करती थी क्लिफ्टन में, अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार से अगर आप बिल्कुल समझ लें, उसके साथ ही रशियन एम्बेसी हुआ करती थी, और उसके साथ एक इंस्टीट्यूट था, उसको मैं नाम भूल गया, जहाँ होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते थे। पता नहीं अब भी है कि नहीं, अब पता नहीं वहाँ रशियन एम्बेसी भी है कि नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये बात है 2005 के एंड की। खुर्रम ने वहाँ से एक कोर्स किया, उसके बाद भी उसको खास नौकरी नहीं मिल सकी। साल शुरू हो गया 2006। इसका एक पुराना मोहल्ले का दोस्त, जो मैंने आपको बताया सिंध के एक शहर में लोग रहा करते थे, उसकी एक दिन बात हो रही थी खुर्रम से चैट पर। वो दोस्त अमेरिका में मास्टर्स करने गया हुआ था। खुर्रम भी कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कोई इसकी डिग्रीज कम थी। उसने मास्टर्स भी किया, फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। अब उसको ये था कि मैं किसी तरीके से अमेरिका चला जाऊं और अपने घर वालों को सपोर्ट करूं। और एक, सबको पता है उस दौर में ये शुरुआत हो चुकी थी कि नौजवान जाना शुरू हो गए थे, और फिर 2016-17 के बाद तो फिर आपको पता है लाइन ही लग गई। खुर्रम ने अपने दोस्त से बात की, और खुर्रम के दोस्त ने उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। खुर्रम का उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात की, वहाँ पे सारा प्रोसेस करवाया। खुर्रम ने कभी भी अपनी माँ से पैसे अपने वालिद साहब के मरने के बाद नहीं लिए थे। घर का बड़ा भी था, बच्चों में सबसे bड़ा था, और भाई था। तो 2005 में मास्टर्स किया, फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। इस बीच में छोटी मोटी जो नौकरियाँ की थी, उससे जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए, उसने उन पैसों से ये जुआ खेला कि मैं बाहर जा रहा हूँ। बाकी पैसे इसकी वालदा ने अपना कुछ जेवर बेचकर इसको दिए कि तुम कम से कम इब्तदाई 5-6 महीने की फ़ी और बाकी मामलात के लिए। इसकी माँ ने भी थोड़ी बहुत सपोर्ट की। खैर, ये खुर्रम पहुँचे अमेरिका। अमेरिका पहुँचने के बाद इनके दोस्त ने रिसीव किया। बड़े नसीब की बात होती है कि आप अमेरिका पहुँचें, कोई एयरपोर्ट से कोई रिसीव करे, फिर वहाँ आपके लिए भले किराए का कमरा ही उसका अपना घर तैयार हो, जहाँ पे आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का एक ब्रीथिंग स्पेस मिल जाए,
और वो बाकी इंतज़ामात आपके वहाँ हो ऑलरेडी। वरना अक्सर तो ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए अमेरिका पहुँचना ऐसा होता है कि खुले पानी में किसी ने धक्का दे दिया और अब खुद ही तैरना है, खुद ही ज़िंदा रहना भी है। खैर, इसके दोस्त ने रिसीव किया, वही दोस्त जिसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतज़ाम किया था। अच्छा, एडमिशन जो लिया था वो इसने अपने दोस्त के रिकमेंड करने पे लिया था। उस वक्त उसके दोस्त ने बताया कि यहाँ पे जी IT टेक्नोलॉजी और इन चीज़ पे बड़ा काम हो रहा है और फ्यूचर अब इसी का है। खैर, उसने स्टडी शुरू की। जो उसका प्रोग्राम था, मास्टर्स का प्रोग्राम था, 2007 के एंड में उसने जो सेमेस्टर था उसका स्टार्ट हुआ। अब जब 2008 का मिड था, इसका मेरे ख्याल से 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके थे। अब ये बिल्कुल खुर्रम, डिफरेंट वाला खुर्रम हो गया था। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इनका ताल्लुक इंडिया के एक इलाके से था। तो खुर्रम का जो धदियाल था वो ज़्यादातर वो लोग थे जो यानी कि इनके कुछ चचा ताया फुप्पोएँ ऐसी थीं सगे जो इंडिया में ही थे। तो उनसे अक्सर बातचीत रहती थी। और खुर्रम ने बताया कि मैं अर्ली 90s में अगर सबसे ज़्यादा बहन भाइयों में कोई इंडिया गया हूँ और मैंने देखा है अपने ददियाल को, तो वो मैंने ही देखा है। वहाँ से पता ये लगा कि उनके कुछ रिश्तेदार अमेरिका में हैं जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। खुर्रम के जो ददियाल वाले हैं वो कुछ अमेरिका में हैं। और फिर जब फ़ोन पे बात हुई है अमेरिका से उन रिश्तेदारों की, तो उन्होंने खुर्रम की वालदा को बताया कि जी, अगर आपका बेटा यहाँ पढ़ने आया हुआ है तो ऐसे ऐसे एक रिश्ता है और वो पाकिस्तानी ओरिजिन फैमिली है, कराची की फैमिली है, और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। अच्छा, खुर्रम का भी मास्टर्स कंप्लीट होने में शायद चंद महीने या साल होगा, ये 2008 का एंड चल रहा था। तो बातचीत हुई, इसकी वालदा ने फ़ोन पर लड़की की माँ से बात की, और क्योंकि अब वालदा ही थी, वालिद तो थे नहीं, तो लड़के के वालिद से भी खुर्रम की वालदा की बात हुई। और फिर खुर्रम की वालदा ने कहा कि तुम जाकर मिल लो। वो एक दूसरे स्टेट और दूसरे शहर में थे। तो खुर्रम ने बोला मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं चला जाता हूँ। तो ये अपने होने वाले ससुर, अगर बात पक्की हो जाए, ससुर सास से मिलने गया। बड़े अच्छे तरीके से जो भी था बातचीत रही, 1-2 दिन वहाँ पे रहा, उन्हीं के घर पे रहा। जिस लड़की से रिश्ते की बात चल रही थी उसका नाम था नबीहा। नबीहा शायद उस वक्त 25 साल की थी, और नबीहा से एक बड़ी बहन भी थी जो मगर से 3-4 साल बड़ी थी उससे। नबीहा की बड़ी बहन भी अनमैरिड थी। बहरहाल वो किसी वजह से शादी करने को शायद तैयार नहीं थी या क्या मामला थे। और इनसे छोटा एक भाई था। ये 2 बहनें थी और इनका एक छोटा भाई था। खुर्रम कहता जी, मैं मिला, अच्छे लोग लगे और बैठा, बातचीत वगैरह हुई। वापस इसको एयरपोर्ट छोड़ने आ रहे थे तो सिर्फ ससुर थे, और ससुर ने वापसी पे एक कॉफ़ी शॉप में गाड़ी रोकी और इससे बातचीत की कि तुम्हारा मास्टर्स के बाद क्या प्लान है, तुम लोग यहाँ रुकोगे नहीं रुकोगे, क्या सीन है। तो उसने बोला देखिए, मास्टर्स कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही पता लगेगा। सही है जी, मुलाकात अच्छी रही। खुर्रम वापस उस स्टेट में आ गया जहाँ अपना मास्टर्स कर रहा था और एक छोटी मोटी जॉब भी कर रहा था एक रेस्टोरेंट में। बात 1-2 महीने के लिए टल गई। उसके बाद दोबारा खुर्रम की वालदा ने ही उन लोगों को कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बोला सही है, हम इंटरेस्टेड हैं, हम चाहते हैं लड़के का मास्टर्स कंप्लीट हो जाए, फिर वो अपने प्लान्स के बारे में क्लियर हो जाए तो फिर बात कर लेते हैं। सही है जी, बात अब उस वक्त तक टल गई कि जब खुर्रम का मास्टर्स कंप्लीट हो। खुर्रम का मास्टर्स कंप्लीट हुआ और उसको एक लीगल स्टेटस उसका एक चेंज हो गया। पहले वो स्टूडेंट वीज़ा पर था, फिर वो जो वर्क वीज़ा मिल जाता है ना, पता नहीं इसको स्पेसिफिक टर्म है कि आप उस दौरान जॉब ढूंढ सकते हैं या आप काम कर सकते हैं। उसका मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो उसको वो, यानी कि ऐसा नहीं था कि इलीगल था, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट था कि आपको याद होगा कि 2009 से जो रिसेशन पूरी दुनिया में शुरू हुआ था, दुबई में उसके बहुत वाज़े असरात नज़र आए थे, पाकिस्तान में भी नज़र आए थे, लेकिन उसने हिला कर रख दिया था US इकॉनमी को, और जॉब्स की बहुत कमी हो गई थी। तो उसको रेलेवेंट जॉब नहीं मिल सकी। उसने IT के किसी खास फील्ड में, खास कैटेगरी में उसने मास्टर्स किया, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल सकी। तो वो और जॉब ही कर रहा था, लेकिन लीगल स्टेटस के साथ, इलीगल नहीं था। तो दोबारा बात चली जी, नबीहा के घर वालों का दोबारा राब्ता हुआ खुर्रम की वालदा से। नबीहा की वालदा ने बताया लड़के का आपका जो भी है तालीम कंप्लीट हो गई है, तो हम बताया हम लोगों का क्या प्लान है। तो खुर्रम की वालदा ने बोला सही, हमने तो शादी करनी ही है, आप जिस तरह बात आगे चलाना चाहें। फिर खुर्रम से दोबारा राब्ता हुआ नबीहा के वालदैन का। उसने बताया ऐसे ऐसे मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास स्टेटस है इस तरीके से, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सभी जानते थे कि जी अमेरिका में एक भूचाल आया हुआ है, रिसेशन के असरात अमेरिका तक पहुँचे हुए थे। तो मेरे साथ अभी ये मामला आता है। तो खैर, लड़का पढ़ा लिखा था और ऐसे वक्त में कुछ माँ बाप की फारसींग अच्छी होती है, लेकिन यहाँ ये बहुत वाजे करने की ज़रूरत है बात कि वो उस तरह का लड़का नहीं था, मतलब ग्रीन कार्ड के लिए या सिटीजनशिप के लिए शादी नहीं कर रहा था। ये बात मैं आपको यूँ क्यों कह रहा हूँ, खैर मैं आपको बताना भूल गया। नबीहा की जो फैमिली थी, जिस लड़की से रिश्ता होने जा रहा था, ये लोग अर्ली 2000
में आए थे, शायद 99 या 2000 में आए थे। इनको स्पॉन्सर किया था इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स ने, इनके वालिदैन को स्पॉन्सर किया हुआ था, और ये लोग भी अंडर एज थे, सारे बहन भाई वहाँ पर उन दिनों में आए थे। 98, 99 कोई क्या था, 2000 में वो लोग वहाँ पहुँचे थे। और ये कराची के भी एक पॉश इलाके में रहते थे, कोई मतलब नॉर्मल फैमिली, अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। नबिया की फैमिली की बात करूँ तो इनके पास वहाँ पे ग्रीन कार्ड नहीं, नेशनैलिटी थी बाकायदा। तो ऐसी फैमिलीज़ को कभी कभी ऐसे लड़के चाहिए होते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पर होते हैं और वो परमानेंट होना चाहते हैं। उनके दिमाग में होता है कि शायद इस वजह से हमें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और लड़के भी फौरी तौर पे राज़ी हो जाएंगे बगैर कुछ सोचे समझे। ऐसा नहीं था कि नबिया कोई कम शक्ल थी या नबिया में कोई बुराई थी, लेकिन ये माइंडसेट है। ये इस माइंडसेट ने कबाड़ा क्या किया, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। खुर्रम के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो वैसे लीगल स्टेटस पे था, उसको पता था देर सवेर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने जिस चीज़ में आके मास्टर्स किया है, लोग यहाँ बैचलर्स की डिग्री भी नहीं हासिल कर पाते उस पर, तो मैंने तो मास्टर्स किया, मुझे देर सवेर नौकरी मिल जाएगी। अभी रिसेशन है। खुर्रम के लिए अपना फ्यूचर बहुत वाज़ेह था। वो ऐसी माँ का बेटा था जिसने अकेले बेवा होने के बावजूद बड़ी खुददारी से अपने बच्चों को पाला था, और उसको विरासत में खुददारी ही मिली थी। जब भी उसने आके यहाँ पर पढ़ाई की, किस्सा मुख्तसर है कि इन लोगों की निकाह की तारीख तय पा गई, और प्लान ये हुआ कि निकाह के कुछ अर्से बाद रुखसती वगैरह जो भी हो जाएगी, जब तक उसको अगर जॉब मिल जाती है, जो भी मामला आता है। नबिया की जो फैमिली थी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मेरी मेमोरी का बड़ा मसला है, मुझे कुछ खाना पड़ेगा, कुछ सप्लीमेंट आपको पता हो तो बताइएगा। नबिया की फैमिली ह्यूस्टन में रहती थी। जब निकाह की बात हुई, जब ये उसकी खुर्रम की स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी थी, तो खुर्रम किसी के कांटेक्ट के ज़रिए एक छोटी मोटी जॉब कर रहा था न्यूयॉर्क के पास एक जगह है वहाँ पर। तो जब निकाह की तारीख तय हुई तो खुर्रम की तरफ से वही जो मैंने आपको बताया था कि जो कुछ इंडियन ओरिजिन जो रिश्तेदार थे जो यूएस में रह रहे हैं, सिर्फ वो शरीक हुए, और बाकी काफ़ी फैमिली थी नबिया की ह्यूस्टन में ही। और ह्यूस्टन में सारी तकरीबात हुई। खुर्रम गया यहाँ से, खुर्रम को पिक किया उन्होंने एयरपोर्ट से, 1-2 दिन का स्टे था, उसके दौरान निकाह हो गया। ये वापस न्यूयॉर्क के करीब जिस इलाके में जॉब कर रहा था वहाँ पर आ गया। अब कुछ दिनों बाद इसके वालिद ने, नबिया के वालिद ने खुर्रम को कॉल की, आपका क्या प्लान है, अगर आपको जॉब मिल रही है तो सही है, तो क्या आप पाकिस्तान जाओगे वापस या क्या सिलसिला होगा। खुर्रम ने बोला कि देखें, मुझे एक मेरी फील्ड से रिलेटेड जॉब मिली है, किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिली, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस एक काम कर रहा हूँ। अब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं किसी ऑड जॉब टाइप सिचुएशन में हूँ, मैं एक बेहतर सिचुएशन में आ जाऊँगा, एक बड़ी कंपनी में भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा जो स्टेटस है वो बहुत क्लियर है, और इंशाल्लाह सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं इस पोजीशन पर हो जाऊँगा कि एक बड़ी कंपनी के लिए भी जॉब करूँगा। मुझे अपना फ्यूचर प्लान बिल्कुल क्लियर है, मुझे तालीमी काबिलियत के मुताबिक इंशाल्लाह आज नहीं तो महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद एक बेहतर कंपनी में जॉब मिल जाएगी। क्योंकि अमेरिका को जी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, और एक पढ़े लिखे आदमी के लिए तो हर सरजमीन ही जरखेज़ है। तो उस वक्त खुर्रम के ससुर ने, यानी कि नबिया के वालिद ने एक ऑफ़र रखी, तो फिर आपके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया जाए। ये वो चीज़ थी कि इसके शादी का मकसद वो नहीं था, लेकिन अब मैं कहूँगी वो इतना खुददार था, मतलब ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। तो उसने बोला सही है, आप अगर बेहतर समझते तो कर दें। बहरहाल जी इसके लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया गया। प्लान ये था कि ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू के बाद कुछ अर्से बाद रुखसती कर दी जाएगी, और वलीमा जो है वो पाकिस्तान में रखा जाएगा, क्योंकि जब ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो ये आराम से ट्रैवल कर सकेगा, अपनी बेगम के साथ पाकिस्तान आएगा, कराची में, और वलीमा होगा। और वो इस वजह से भी हुआ कि जो इसका एक और भाई था खुर्रम का कराची में, उसकी शादी भी तय हो चुकी, तो एक साथ जी दोनों का वलीमा कर देंगे। बारात भले अमेरिका में कर ले, भाई की बारात भले कराची में हो जाए, फिर उसके बाद अरेंजमेंट करके भले महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, तो वलीमा उसके बाद पाकिस्तान में ही होगा। ये बात तय थी। अब 15 अक्टूबर या पता नहीं 15 दिसंबर ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू की डेट थी, इसने जाना था। तो उससे कोई 10-15 दिन पहले खुर्रम के ससुर ने खुर्रम की वालदा को पाकिस्तान में कॉल की, और इससे कहा कि वालदा से रिक्वेस्ट की कि देखें हम रुखसती कर देते हैं पहले ही, क्योंकि ग्रीन कार्ड के लिए कुछ ऐसे सवालात पूछे जाएंगे। अच्छा, खुर्रम के ससुर, ये खुर्रम की वालदा से बात कर रहे हैं, कि जो प्योरली इज़्दवाजी ताल्लुकात के मुतालिक होंगे, और जब तक ये लोग शादीशुदा ज़िंदगी में नहीं होंगे ये उनके जवाबात नहीं दे सकेंगे मियाँ बीवी, और फिर ऐसा ना हो कि ग्रीन कार्ड का सिलसिला रुक जाए या रिजेक्ट हो जाए। खुर्रम को भी ज़ाहिर बात इस प्रोसेस का नहीं पता था, ना उसकी वालदा को पता था। खुर्रम की वालदा ने बोला सही है, निकाह हो गया, तो शरही तौर पे इसकी बीवी, और ऐसा कोई रोड़ा आना नहीं चाहिए बीच में, और अगर ये रुखसती हो जाने से क्लियर होता है मामला, तो हम तैयार हैं, आप तैयारी बता दीजिए किस तरीके से करने से। अमेरिका में ही होगा, और ये ह्यूस्टन आ जाए और हम रुखसती वगैरह के मामला वगैरह सारे क्लियर कर लेते हैं।
अब खुर्रम को उसकी वालदा ने सारी बात बताई। खुर्रम ने बोला सही है, मैं तो राज़ी हूँ। शर्त ये रखी गई कि इस दौरान ये न्यूयॉर्क के पास जिस जगह पे जॉब कर रहा है वो जॉब छोड़कर ये आएगा ह्यूस्टन परमानेंटली और वहीं पर कोई जॉब ढूंढेगा। यहाँ तक तो सही था कि उसको पता ही नहीं था ग्रीन कार्ड में ऐसे कोई सवालात करे जाते हैं, लेकिन अगर उसने बोला ऐसे सवालात अगर होते हैं, इस तरह के सवालात किए जाने का कोई कानूनी जवाज़ है तो सही है, हम कर लेते हैं जी रुखसती, ज़वाजी ज़िंदगी शुरू कर लेते हैं। लेकिन मैं जॉब एकदम कहाँ से ह्यूस्टन में ढूंढूंगा और बाकी मामला। खैर अब जब ये मास्टर्स करा था, फिर उसके बाद जो उसने मतलब 3-4 साल उसको अमेरिका में हो गए थे और फिर छोटी मोटी अपनी फील्ड से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था आईटी से रिलेटेड एक फर्म में जॉब कर रहा था, तो थोड़े बहुत पैसे उसने बचाए थे। उन पैसों से उसने अपने वही लॉस के ज़िद करने पर ह्यूस्टन में एक छोटा सा फ्लैट, 1 कमरे का फ्लैट जिसे कह सकते हैं आप, वो किराए पर लिया और जी पहुंच गया ये। और बहुत अर्जेंसी में सारा ये मामला हुआ और ये इसने रिक्वेस्ट अपने ससुर से ही की थी। अच्छा, ससुर भी इसके कोई कराची में जो भी स्टेटस होगा, लेकिन ह्यूस्टन में वो 2 कमरों के अपार्टमेंट में ही रहते थे और उनके पास एक पुरानी सी गाड़ी थी, उसका पूरा घर यूज़ करता था। ऐसे कोई ये नहीं था कि बहुत बड़े कोई विला में रहते थे। तो इसने भी एक छोटा सा अपार्टमेंट रिक्वेस्ट की कि जी किराए पर ले लें, मैं अपनी ज़िंदगी वहीं शुरू करना चाहता हूँ। उसने अमाउंट वगैरह भिजवा दिया कि आप इससे जो भी होता है सिलसिला, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है पूरी करके आप ये अपार्टमेंट ले लें। बहरहाल जी ये पहुंचा और इसका इंटरव्यू जो होना था, उस इंटरव्यू से पहले रुखसती हो गई। 1 हफ्ता 10 दिन पहले वो रुखसती हो गई। इन्होंने एक छोटे से फ्लैट में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू हुआ, कामयाबी से वो इंटरव्यू हो गया और इनका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद कुछ अरसे बाद ग्रीन कार्ड भी आ गया। अच्छा, इस दौरान 2 चीज़ें हुई। ये क्योंकि वहाँ पे अपनी फील्ड से रिलेटेड एक छोटी जॉब छोड़कर आया था, तो उसके यहाँ फौरी तौर पे जॉब नहीं मिली, तो वो एक रेस्टोरेंट में ही और जॉब कर रहा था, सिर्फ इसी ख्वाहिश के प्रेशर में कि जी ह्यूस्टन में ही रहो, मेरी बेटी यहाँ पर है, मैं किसी और स्टेट में नहीं जाने दूंगा। एक चीज़ खुर्रम ने और बताई, कह रहे हैं यार मुझसे तो ग्रीन कार्ड के लिए जब इंटरव्यू हुआ तो कोई ज़वाजी ताल्लुकात से मुतालिक सवाल नहीं किया गया कि जो मैं रुखसती ना होती तो मैं कोई ताल्लुक़ के बारे में बता रहा। मुझे तो लगता था पता नहीं कितना प्राइवेट कोई सवाल कर लेंगे। तो कह रहे यार मुझे तो नहीं लगा, ना मुझे तो फील भी नहीं हुआ, ऐसा कोई सवाल ही नहीं किया उन्होंने। पता नहीं मेरे बेगम से किया हो तो किया, वो मुझसे नहीं किया। तो ये एक चीज़ थी। अब मुझे तो यही लगा कि इनके ससुर ने गलत बयानी की है। मतलब मैंने जब ये सुना खुर्रम की ज़बान से तो मुझे ये लगा कि उनके ससुर ने गलत बयानी की है कि जल्दी रुखसती कटवाने के लिए। बहरहाल ये जॉब कर रहा था। अब हर जी वीकेंड पे जुमे वाले दिन इसने हफ्ते की सुबह ही अपनी माँ के घर चले जाना और वहाँ बैठ के, सारी बात है, खुर्रम भी होता था वहाँ पे और देखता था जी कह रहे यार खाना खा रहे हैं तो फीलर दिया जा रहा कि यार तुमने पढ़ा लिखा अच्छा है, लेकिन देखो। अच्छा, नबिया की जो फैमिली थी, जो उसके वालिद साहब थे, वो कराची में एक अच्छी पोस्ट पर काम करते थे और उनका एक साइड बिजनेस भी था जो कराची में अच्छा चलता था, लेकिन वो पुरानी बातें थी। तो बार बार जी जो खुर्रम के ससुर थे वो अपनी मिसाल भी दे रहे हैं कि देखो इतना मैं माशाल्लाह पढ़ने के बाद मैंने कराची में इतना नाम कमाया, वो तो हमें यहाँ पे वो स्पॉन्सर मिल गया तो हम आ गए, वरना हम कराची में बड़े खुशहाल थे भी खुशहाल माशाल्लाह, अच्छी जगह पे उनका घर है। और इसको सुनाना कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हारी स्टडीज़ हैं, कुछ करो, कोशिश करो। चलो रिसेशन भी अब ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म ही हो रहा था, 2012 या 11 ही चल रहा था। इसको शुरू में फील होता, लेकिन इसकी तरबियत ऐसी थी, जो शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि बड़े कुछ भी कहें, जो भी बाप बनने की कोशिश करे खामोश हो जाओ, तो ये खामोश हो जाता, तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। सॉरी, कहानी बहुत तवील होती जा रही है, मैं इसको थोड़ा और मुख्तसर करूँगा, इसकी और डिटेल्स हैं। अच्छा, हुआ क्या कि इस दौरान नबिया ने कंसीव कर लिया। इसने जाके अपनी वालदा को बताया होगा, वालदा ने जी कोहराम मचा दिया। मतलब खुश होने के बजाय वालदा ने कोहराम मचा दिया कि मेरी बेटी से तुमने धोखे से मतलब धोखे से, मतलब आपको खुश होना चाहिए। डॉक्टर के पास से दोनों खुशी खुशी गए, मतलब इनको नानी बनने पे खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि ये अफसोस कर रही हैं। फिर वही बात कि जो बाप बने बेटा खामोशी से सुन लो, इसकी तरबियत थी। ये चुपचाप घर आ गया अपनी बेगम से। इसने उस दिन पहला दिन था कि थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा हुआ कि भाई हमने जनरेशन बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है, तुम्हारा और मेरा फैसला होगा। मेरे माँ बाप या तुम्हारे माँ बाप को इसमें क्या लेना देना है, वो ऐसे कैसे कह सकती हैं। है जी, खामोश हो गई, नबिया ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा, जॉब इसकी मैंने आपको बताया कि ख़ास हो नहीं सकी थी। 2 जॉब्स करता था और दोनों ऑड जॉब्स ही काउंट होंगी। 2012 गालिबन था जब ये इनको खुशखबरी मिली थी। इस दौरान ये जिस जगह जॉब कर रहा था
हाँ, वहीं पर इसको किसी ने बताया कि जी ऐसे ऐसे एक कार्ड होता है जो लो इनकम फैमिलीज को मिलता है और उनके मेडिकल एक्सपेंसेस और बाकी चीज़ें। तो कह रहा है यार मैं तो अल्ट्रासाउंड और चेकअप्स में पैसे लगा रहा था, अपने कह रहा है तुम ये कार्ड ले लो। अब जब कार्ड ले लिया तो फिर बवाल कि देखो हमारी बेटी की बेइज्जती है कि तुम प्राइवेट नहीं करवा सकते, तुम तो नाअहल हो, तुम पढ़े लिख के जाहिल हो और तुम एक नाकाम इंसान हो, हमारी बेटी का तो नसीब, मतलब खुदा जाने क्या क्या बोला। ये तो रिवायती जुमले हैं जो मैं दोहरा रहा हूँ, खुदा जाने उसने बोला इतनी सख्त बातें कि मैं अपनी सास ससुर का चेहरा देखता था कि ये लोग कैसे बातें कर पाते हैं। और अक्सर तो ये कि खाने की टेबल पे बात है कि अक्सर बंदा खाना खा रहा है उस वक्त तो रुक जाओ, मतलब आधा निवाला मुंह में रह जाए, इस कदर बेइज्जत करना। और ये किस माइंडसेट, जो सुनने वाले समझ पा रहे होंगे किस माइंडसेट, कि उनके दिमाग में ये था कि हमने जी नेशनैलिटी दिलवाई, ग्रीन कार्ड दिलवाया इसको जनाब। फिर डिलीवरी हुई और डिलीवरी उसी कार्ड पर हुई जो भी डिस्काउंट कार्ड होता है, जो भी मेडिकल कार्ड होता है लो इनकम फैमिलीज़ के लिए यूएस में। उस जो यूएस के सिस्टम को समझते हैं, जो सिटीज़न है वो पता नहीं उस कार्ड का नाम जानते होंगे, मुझे नहीं पता। हो गया और फिर ये कुछ अर्सा अपनी माँ के घर रही और इस दौरान कह रहा यार मैं अकेला रहता था, मुझे अपनी इज़्ज़त की इतनी फ़िक्र थी कि मैं अपने बेटी अल्लाह ताला ने उनको दी थी, मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊं और या अपनी बेगम से मिलने जाऊं। मैं कोशिश ये करता था कि मैं जॉब के बाद घर जाऊं, अपना खाना पकाऊं और आराम से फिर खुद ही खा के अगले दिन फिर जॉब पे चला जाऊं। तो इसको भी बाद में एक इशू बनाया गया कि तुम तो शुरू के दिनों में हमसे मिलने ही नहीं आते थे, तुमने अपनी बेटी और बच्ची को छोड़ दिया था। दिन गुजरते गए, ये इसकी बेगम फिर वापस आ गई और बच्ची जब थोड़ी मेरे ख्याल से महीने भर की है, 1.5 महीने की थी, तो ये उसी फ्लैट में वापस आ गई और वैसे ही टाइम गुजर रहा था, ज़िंदगी गुजर रही थी। एक बात और इसने मुझे बताई, कह रहा यार मैं कभी भी इस माइंडसेट का आदमी नहीं था क्योंकि मेरी माँ ने बाप का किरदार अदा किया था। तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर सकता कि झाड़ू देना मर्द का काम नहीं है और या कमा के लाना, अगर औरत कमा के ला रही है तो गलत कर रही है। मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को नहीं मानता, तो इसमें घर के काम में हाथ बटाता था। लेकिन मुझे लग रहा था कि जी हमारी तो आदत नहीं है। हालांकि आप अमेरिका में रह रहे हैं, आप किसी विला में नहीं रह रहे, आपके बहुत सारी मेड्स नहीं है, हाउस हेल्पर्स नहीं है, तो कैसे आदत नहीं है। तो फिर वो सास ससुर ने कहा कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी तो उसकी बच्ची छोटी है, तो ये सारे घर के काम करता, फिर 2-2 जॉब्स कर रहा। कह रहा मैं पागल होने लगता था। एक छोटी सी बात कि कह रहा यार मैं कराची का हूँ, मुझे मतलब कराची में बहुत टाइम गुजारा, तो मुझे चाय की चुस्की बस मुझे चाहिए और मुझे शौक ये था कि मुझे कुछ चाय बना के दे। मैं अपने हाथ की चाय, मुझे मज़ा ही नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था मैं पता नहीं टेस्टलेस चाय पिए। तो चाय बनाने को भी कह दो तो एक दफ़ा इतना बवाल किया गया कि हमें नौकरानी हो। खैर जी, हाँ, बच्ची अभी कोई साल भर की थी, इस बच्ची के नसीब से अल्लाह ताला ने इसको एक बहुत बड़ी फर्म में, टेक्नोलॉजिकल फर्म में इसकी नौकरी हो गई। पढ़ा लिखा था, एक ना एक दिन ये होना ही था। रिसेशन के असरात जब ख़त्म हुए अमेरिका से तो उसकी वहाँ जॉब हो गई और कमाई अच्छी हो गई, साथ साथ इनकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आई। इन्होंने अपार्टमेंट चेंज किया शुरू में, और हम कहता मेरी ज़िंदगी में ऐसा लगा कि जैसे थोड़ा बहुत सुकून आया है। सास ससुर का रवैया भी ऐसा ऐसा चेंज हो गया। इस बीच में कह रहा मैंने अपनी बेगम को उम्रा भी करवाया और कुछ अरसे बाद हमने, अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि जब ये इसकी बेगम प्रेग्नेंट थी ना, तो इसने ये बोला था कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी थी, तो मुझे अपनी वालदा को देखने जाना है, तो हम दोनों चलते हैं। तो इसकी बेगम ने अपनी वालदा से जिक्र किया, नबी ने अपनी वालदा से जिक्र किया और वालदा ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है और मेरी बेटी अभी अर्ली प्रेगनेंसी है, अब जो भी है अब इसको हमें संभाल के रखना है, अर्ली प्रेगनेंसी में ट्रैवल नहीं कर सकती। खैर उसकी माँ तबीयत ख़राब रही काफ़ी अर्सा, इसने फिर इशू नहीं बनाया खुर्रम ने। लेकिन हुआ क्या, ये बात थी अक्टूबर, शायद अक्टूबर की। इनका अपना प्लान पाकिस्तान का दिसंबर में बना, सर्दियों में, कि हमने जाना है। तो फिर जी डॉक्टर ने बोला कि मुझे तो डॉक्टर से इजाज़तनामा लेना था क्योंकि प्रेग्नेंट थी, शायद 5th मंथ था या 4th मंथ था। तो डॉक्टर से इजाज़त ली, तो डॉक्टर ने, पाकिस्तानी मुस्लिम डॉक्टर थी, उससे इजाज़त ली। तो उसने बोला नहीं जी मुझे तो बच्चे में ना वैसे भी कुछ लग रहा है कि इसके दिल में कुछ मसला है या खुदा न खास्ता मेरे मुंह में कोई इशू लग रहा है, तो जी ऐसे ऐसे आप ट्रैवल नहीं कर सकती। तो उसकी माँ ने किसी तरीके से किसी तीसरी डॉक्टर से इजाज़तनामा ले लिया कि जी ट्रैवल कर सकते हैं और इसको ले गई। और फिर खुर्रम ने बोला चलो अब जा ही रहे हैं तो मैं भी चले जाता हूँ। तो छुट्टी ली और साथ पाकिस्तान चले गए। 15 दिन के लिए पाकिस्तान आया था और इसके प्लान ये था कि बेगम कुछ अर्सा रुकेगी, लाइक ये आ जाएगा अमेरिका वापस 15 दिन बाद और ये महीना भर रुक के वापस आएगी। तो जाते ही सबसे पहले अपनी माँ से मिला, अपनी बेगम को भी अपने घर, पता है उसी घर में ले जाएगा,
और उसके जो ससुराल वाले थे, नबिया के जो घर माँ बाप थे, उनका कराची में जो घर है जहाँ उनकी कोई एक फैमिली मेम्बर को उन्होंने दिया हुआ है, पाकिस्तान ट्रिप के दौरान वो वहाँ रह रहे थे। नबिया और खुर्रम वो खुर्रम के घर पे रह रहे थे ताकि माँ के पास रह पाए। खैर जब ये घर में आए तो उसकी माँ ने बहुत डांटा कि तुम्हारी बेगम प्रेग्नेंट है और तुम अपनी बच्ची को, मेरी तबीयत तो सही हो गई, तुम अपनी बच्ची को तुमने क्यों ट्रैवल करवाया। खैर ये सुनता रहा, अब क्या बताए। अब खाना पीना रहा, 3-4 दिन रहा तो उसने बोला नहीं जी मुझे अपनी माँ के घर जाना है। उसने बोला सही है चलते हैं, अभी तो मैं 15 दिन के लिए हूँ, तुम्हें तो इतना अरसा रहना है, तुम तो माँ के घर रह लेना। काफ़ी बहस हुई, इसने बोला चलो सही है, अब सुबह ना माँ के घर ले जाएंगे। उस रात में इनके घर कुछ बाहर से खाना आया और यहाँ का पानी भी उसको सूट नहीं कर रहा था। अब उसने क्या खाया, फिर यहाँ का पानी, आपको पता है लोग प्रदेश से जब आते हैं तो उनको पाकिस्तान का पानी सूट नहीं करता। वो प्रेग्नेंट भी थी। उसके बाद जब सुबह लेकर गए, खुर्रम उठा, खुर्रम ने नबिया को बोला चलो चलते हैं और इस तो मैं तुम्हारे घर ले जाता हूँ। तो नबिया की तबीयत बहुत ख़राब थी और जब तक वो उसके घर लेकर गया उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ गया और वो प्रेग्नेंट भी थी। और यही जी कुछ फूड पॉइजनिंग टाइप या ऐसा कुछ मसला हुआ खाने पीने से। तो कह रहा है यार वो पहली दफ़ा था कि मुझे लगा कि शायद मैंने किसी गलत जगह शादी कर ली, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरी साली जो बड़ी थी जिसने शादी नहीं की थी, शायद उस वक्त 30 ईयर्स की हो गई थी, कह रहे वो सिर्फ इस बात पे मुझ पे इतना चीखी जैसे मैं कुछ जाहिल आदमी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है और मैंने इसकी तबीयत ख़राब की। कह रहा है हालांकि मैंने समझाया था कि यहाँ का पानी, यहाँ का खाना तो मैं सूट नहीं करेगा, एहतियात करना, लेकिन कह रहा मैं उसमें खामोश यूँ था कि मैं खातून को क्या जवाब दूँ। और यहाँ रिश्ता भी बड़ा नाजुक है, लेकिन मेरे ख्याल से रिश्ता नाजुक तो उनको भी सोचना चाहिए था। तो हॉस्पिटल में इस बेइज्जती के बाद कह रहा मुझे बहुत फील हुआ और मैं समझ लें कि किस तरह अपने गुस्से पे ज़ब्त किया और ख़ामोश रहा। खैर कह रहा इसकी तबीयत वगैरह सही हुई, बहाल हुई और फिर इसने बोला मैं अपनी माँ के घर पे ही रहूँगी। और कह रहा मैं वापस अपनी वालदा के घर आया, कुछ अर्सा रहा और यहीं से अपनी बेगम से अलविदाई मुलाकात करके अमेरिका वापस आ गया। ये लोग कोई 1 महीना बाद वापस आए और फिर वो बच्चा जो डिलीवर वगैरह, बेटी जो डिलीवर वगैरह हुई। खैर दोबारा जी उसी पॉइंट पर आते हैं जहाँ से मैं आपको बता रहा था कि इसको एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई थी। बेटी इसकी शायद 1-1.5 साल की हो गई थी, 2014 या पता नहीं 15 की बात थी। और इस दौरान इसको अमेरिकन पासपोर्ट भी मिल गया था। अब अच्छी कंपनी में जब जॉब हो गई, 1.5 साल जॉब को हुआ, जॉब बहुत अच्छी थी, इसकी पढ़ाई के मुताबिक थी। 2-2.5 साल में ह्यूस्टन का एक इलाका है, वहाँ पर एक छोटा सा घर बनाया जो 3 बेडरूम का घर, जो उसने पिक्चर्स दिखाई, मैंने कहा माशाल्लाह तो ड्रीम हाउस है भाई। कह रहा ये अब किसी बहुत बड़ी जंग की नज़र हो चुका है। खैर मुझे उसने आगे चल के बताया। खुर्रम को ना कभी कभी शक होता था कि यार घर के काम ना करना, फ़ोन पर लगे रहना और फिर बदतमीज़ी करना, फिर पूरे ससुराल वालों की इस तरह बदतमीज़ी करना कि अब तो मैंने फिर कंपैरिजन करना। कह रहा मैंने घर भी ले लिया, हालांकि मेरे ससुराल वाले, कह रहा मैं कहना नहीं चाह रहा लेकिन वो अपार्टमेंट में रह रहे थे, लेकिन फिर भी कंपेयर करना कि मेरे बाप ने तो ये किया है, तुम क्या कर पाए, तुमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा पहली जब प्रेगनेंसी हुई थी ना, उसके 2-3 महीने बाद मैं अपने ससुराल गया हुआ था। जब वापस हम लोग निकल रहे थे तो मेरे ससुर ने बोला मैंने तुमसे बात करनी है। मुझे अलग से बुलाया, बिठाया, कहते हैं देखो यार तुम्हारे भी हालात सही नहीं। उस वक्त इसके बाद जॉब इतनी कोई खास नहीं थी, तुम्हारे हालात सही नहीं है और मेरी बेटी चलो जो भी है प्रेगनेंसी के मामला, अब प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो तुम जो भी कह लो, हमारा मशवरा समझ लो, वार्निंग समझ लो, जब तक तुम इस काबिल ना हो जाओ और जब तक तुम्हारी बेगम का उस तरह कंसेंट ना हो जिस तरह वो कंसेंट दे सके। अभी वो छोटी है, हालांकि उस वक्त वो 28 साल की थी। बहरहाल वही बात, इसकी माँ की तरबियत थी कि जो ज़्यादा बाप बने उसको बाप बनने दो, जवाब नहीं दो। ये खामोश हो गया था। अब फिर आते हैं इस टाइम 2017 या 16 चल रहा था। इन्होंने घर वर माशाल्लाह ले लिया था एक अमेरिका में और अच्छी ज़िंदगी थी। बेटी भी इनकी मेरे ख्याल से 3-4 साल की, 4-4.5 साल की हो चुकी थी। नबी ने दोबारा कंसीव किया। कह रहे कंसीव करने के बाद जब मतलब कंसीव की खबर लेकर जब ये अपने घर गई है तो इसकी माँ ने और उसके बाप ने इतना मुझे जलील किया कि थोड़ा सा अल्लाह ने हाथ क्या पकड़ा, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गए, तुमने फिर उस डिस्काउंट कार्ड जो भी कार्ड मिलता है लो इनकम फैमिलीज़ को, तुमने उसी पर ही करवाना है। उसने बोला मेरे हालात डिफरेंट हैं और बाकी चीज़ें हैं, तो मेरे बच्चे हैं, मैं चाहे मुझे डबल जॉब करनी पड़े, मैं इसको अच्छे से अच्छे तरीके से रखूँगा। तो इसमें उस दिन उसने बोला कि भाई ये हमारा ज़ाती मामला होता है, इसमें कभी कभी तो मेरे माँ बाप बोले तो शायद फिर समझ में आ जाए, लेकिन मैं उनको भी बोलने का हक़ नहीं दूंगा। वालिद तो थे ही नहीं खुर्रम के, लेकिन आप लोगों का इस तरह बनता नहीं है। तो जी उस पर इसकी वही साली वो इतना चीखी और उसने इतनी उस एंगल से बात की कि उसने बोला यार मैं आपको अल्फाज भी नहीं बता सकता। तो खैर कह रहा है मैंने ज़्यादा बहस करना बेहतर नहीं समझा और मैं वहाँ से निकल कर आ गया। मेरी बेगम को एहसास हुआ
वो बेटी के साथ कुछ घंटे बाद ही वापस आई और ना उसने माफ़ी मांगी, ना उस रवैये का जिक्र किया, और फैमिली में जिस तरह हम रह रहे थे वैसे ही रहना शुरू हो गई। लेकिन उसने बोला कि ये बच्ची ये कंसीव जो मैंने किया, ये बेबी मैं नहीं रखूँगी, मैं अबॉर्ट करवाऊँगी। तो कह रहा है यार मुझे बस एक चीज़ का दुख हो रहा था कि अगर इस वक्त मैंने सख्ती की तो मामला बिगड़ सकता। फिर मुझे अपनी बेटी का चेहरा नज़र आता था कि माँ के बगैर बेटी क्या करेगी। फजर की नमाज़ पढ़, नमाज का मैं पाबंद शुरू से हूँ। मैंने फजर के बाद इससे एक बार जिक्र किया कि नहीं, हम ये बेबी रख लेते हैं, हमारे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, डबल जॉब कर लूँगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पता नहीं क्या हुआ, इसने छुरी उठा ली और उसने बोला मैं इस बच्चे को, जो भी प्रेगनेंसी, अपने पेट की तरफ छुरी लाने लगी। तो कह रहा भाई मैंने तो अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ देखा, मैंने बोला अल्लाह तूने किस अज़ाब में मुझे फंसा दिया है। खैर कह रहे जी हॉस्पिटल गया तो उसने बोला डॉक्टर ने बोला तो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, आपको इसको अबॉर्ट करवाने के लिए भी 5-10 दिन 15 दिन वेट करना पड़ेगा। कह रहा बहरहाल इन शॉर्ट ये कि उसने बोला कि हमने अबॉर्ट करवा दिया। इसको कह रहा है बहुत दुख हुआ, कह रहा है क्योंकि हम खुद भी 5 बहन भाई थे और हमने घर भरा भरा ही देखा इसकी वजह से। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे कम से कम 2-3 बच्चे हों। अब इसकी मर्ज़ी नहीं थी और ये 27-28 साल की भी थी, अपना कंसेंट क्या खुद नहीं दे सकती थी। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती रहती थी काम में ड्राइव करते हुए कि मेरी फैमिली बढ़ाने का इख्तियार भी क्या मेरी इन लॉस को ही है, और मैं क्या बहुत ही कोई नाकारा इंसान हूँ। मेरे हिस्से के फ़ैसले क्या ऐसे लोग लेंगे कि जिनके यहाँ बस इतना वास्ता है मेरा, ना मेरे करियर में उनका लेना देना है, ना मेरी नौकरी में लेना देना है, कि सिर्फ मैंने उनके यहाँ शादी किया तो वो मेरी ज़िंदगी को ओन करते हैं। कह रहे खैर इसको फिर एक जॉब की ऑफ़र आई जो बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफ़र थी, और वो एक डिफरेंट स्टेट में थी, टेक्सास में नहीं थी, वो एक बॉर्डरिंग स्टेट है जो कनाडा से बॉर्डर लगता है, वो यूएस की वाली स्टेट थी, मैं नाम भूल गया उसका। कह रहा यार वो इतनी अच्छी जॉब थी कि मेरे ससुर का काम तो था मुझे जलील करना। मैंने जब 100 जॉब का बताया कि वो इतनी ज़बरदस्त जॉब है कि जी $80-90 पर आवर की वो जॉब, या पता नहीं बहरहाल वो कह रहा था अराउंड, मतलब इतना पैसा था उस जॉब में कि मैं खुद हैरान था कि मुझे माशाल्लाह इस कंपनी से कैसे ऑफ़र आ गई। और अटैम्प्ट तो मैं कर रहा था, लेकिन काफ़ी सालों बाद अल्लाह ने सुनी और इस कंपनी से ऑफ़र आई। लेकिन फिर वही बात कि जी हम तो अपनी बेटी को ह्यूस्टन से बाहर नहीं जाने देंगे। तो फिर अपनी बेगम से उसने मशवरा किया। जब बेगम नहीं मानी तो उसने बोला मैं जा रहा हूँ, कुछ अरसे में तुम्हें बेहतर लगे तो तुम आ जाना। इसको यहाँ पर उसी घर में जो ह्यूस्टन में लिया था वहाँ छोड़ा और ये उस स्टेट में चला गया। महीना 2 महीना गुजरा, इसकी बस इतनी बात होती थी कि हर वीकेंड में फ़ोन कर लिया, बेटी से बात कर ली, थोड़ी बहुत मुलाकात नहीं हो पाती थी। कुछ अरसे बाद इसको जब ज़्यादा फील हुआ कि मैं अपनी बेटी से दूर होता जा रहा हूँ, तो ये 2 महीने बाद कुछ 2-4 दिन के लिए ट्रैवल करके यहाँ आता और घर पे वक्त गुजारता और चला जाता। फिर इसको वहाँ फ़ील होना शुरू हुआ कि यार मैं शायद बड़ा परहेज़गार इंसान हूँ, लेकिन किस वक्त तक परहेज़गारी एज अ शील्ड काम करेगी, इंसान बहकने में देर नहीं लगती। इसने ये जिक्र अपनी बेगम से किया और उसने बोला देखो यार मैं सही है, मैं बच्ची से दूर हूँ, वो एक मुझे बड़ा दुख है, मैं अपनी बेगम से दूर हूँ, मुझे दुख है, लेकिन तीसरी चीज़ मैं मर्द हूँ। तो ऐसा ना हो कि मेरा कोई अफेयर चल जाए और बाद में मुझे भी रिग्रेट हो, तुम्हें भी रिग्रेट हो। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूँ, और ये अमेरिका है। तो उसकी बेगम को पता नहीं क्या हुआ, उस सब चीज़ों को वीटो करके इसके पास पहुँच गई। और हम कहता है कि नबीहा का भी यही कहना है आज, और मेरा भी ये कहना है कि हमने उस स्टेट में जो भी हम जितने भी साल रहे हैं, उस स्टेट में जो हमने टाइम गुजारा है ना, उससे अच्छा टाइम हमने इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कभी नहीं गुजारा। उस स्टेट में वो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल फर्म थी, मतलब 2-3 साल उसने काम किया, 2020 या 2021 तक काम किया। बीच में कोविड आया तो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा था। ये कह रहा यार मैंने वहाँ रहते हुए एक छोटा सा घर तो ह्यूस्टन में बना ही लिया था, मैंने एक और घर ख़रीदा और खैर उस प्लॉट ख़रीदा था, उस पर कंस्ट्रक्शन कराई, बड़ी कोई मशहूर अमेरिकन फर्म है, उससे कंस्ट्रक्शन करवाई और बड़े दिल से करवाई। कोई 10 लाख अमरीकी डॉलर के करीब इस वक्त उसकी कीमत होगी। और ये घर कहाँ था? उस बॉर्डरिंग स्टेट में होना चाहिए जहाँ ये लोग थे। लेकिन इसकी बेगम की ज़िद कि भले हम यहाँ रह रहे हैं, आपकी जॉब आज है कल नहीं होगी, मेरे माँ बाप ह्यूस्टन में और वो नहीं छोड़ेंगे, तो दूसरा घर भी आप ह्यूस्टन में ही ख़रीदें। तो उसने ह्यूस्टन के बड़े पॉश इलाके में वो घर पहले जगह ली और फिर अपनी बेगम को उसने भेजा। इसकी बेगम ने अपनी मर्ज़ी से उस घर की कंस्ट्रक्शन के लिए नक्शे वगैरह में अपनी जितनी ख्वाहिशात थी वो डलवाई और वो घर उनका 2022 तक कंस्ट्रक्ट हो गया। अभी तक मामलात 50-50 चल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि कभी इसको लगता था कि रिश्ता बहुत अच्छा हो गया, कभी लगता था कि यार बिल्कुल ही अजीब चीज़। बार उस स्टेट में रहते हुए इनके बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था।
लेकिन कहते हैं ना कि जब नसीब स्टीयरिंग व्हील मोड़ दे तो फिर आपके हाथ गाड़ी आना बहुत मुश्किल हो जाती है। उस कंपनी में कुछ मसाइल हुए, कुछ ले ऑफ्स हुए। जो जिस लेवल का ये स्टाफ था उसमें से काफ़ी लोगों को निकाला गया। इसको भी जॉब छोड़नी पड़ी। काफ़ी अरसा यहाँ पर बैठा रहा उसी स्टेट में कि शायद कोई जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब नहीं मिली। कुछ अरसे बाद इसको उसी कंपनी से जिस कंपनी ने इसको निकाला था, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो इसको कॉल की गई कि भाई हमारे पास एक ओपनिंग आई है, लेकिन ये ओपनिंग हम चंद लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, उनमें से एक आप हैं। तो उसको बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये हमारे ह्यूस्टन वाले ऑफिस में है। अब इसकी बेगम तो बहुत खुश हुई, लेकिन ये बिल्कुल, क्योंकि उसको पता था कि फिर वही मामलात होंगे, फिर उन्हीं लोगों को फेस करना पड़ेगा। जो हमारी अच्छी ज़िंदगी है चल रही है यहाँ पे, कुछ लोगों की मुदाखलत ना होने की वजह से उसमें फिर खलल आएगा। जी मरते क्या ना करते, वापस गए वहाँ तो घर भी इन्होंने बनाया था। अच्छा, एक घर जो मैंने आपको बताया था ना पहले था, वो किराए पर दे दिया था इन्होंने। जो 3 बेडरूम अपार्टमेंट घर था, ह्यूस्टन में ही था वो पे। और जो नया घर था वो भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड था। और इस दौरान ये सारे मामला हुए, तो दोबारा ये जो जब गए तो सब अपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर में ही गए, और इसने बड़ी ख्वाहिशात से वहाँ चीज़ें बनवाई, हर काम किया। अच्छा, 2023 का मिड था शायद, इसकी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हुई और इसको अमेरिका जाना था, लेकिन इसको छुट्टी नहीं मिल सकी। लेकिन इसके भाई ने फ़ोन किया कि नहीं जी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको शायद आना पड़ेगा। इसने किसी तरीके से छुट्टी लेकर पाकिस्तान गया। बदनसीबी देखें, फ़ोन बंद था। फ़्लाइट में बंद होता है। जैसे ही जाके इसने पाकिस्तान में फ़ोन ऑन किया है तो सिम डाली है या जो भी मामला, जब इसका फ़ोन एक्टिव हुआ है तो पहला मैसेज ये था कि इसकी वालदा की डेथ हो गई है। ये आखिरी लम्हात में अपने वालदा से नहीं मिल सका। खैर जी, वहाँ पे तदफीन हुई, बाकी चीज़ें हुई, उसमें शिरकत की इसने। और तदफीन के कुछ दिनों बाद, जब होता है कि माँ बाप का दिया हुआ जो भी है बच्चों में बढ़ता है, तो उन्होंने बोला कि सही है, जो घर वर है वो तो अपनी जगह। फ़िलहाल जो इनकी वालदा के पास जेवर काफ़ी था, तो मैं 5 बहन भाइयों ने बैठ के जो शरई तौर पर हिस्सा बनता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और इसने मतलब लालच नहीं किया। इसने माँ की वो चीज़ें जो ज़्यादातर वो अपने साथ अटैच रखती थी, जैसे बालियाँ हैं और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना, जिसकी कोई वैसे वैल्यू नहीं थी, लेकिन इमोशनल वैल्यू बहुत थी। इसने सिर्फ वो चीज़ें नहीं करें बस मुझे ये दे दो, बाकी तुम लोगों ने जो बांटना है बांट लो। इसने अपनी माँ की बालियाँ स्पेशली, जो उसको बचपन से अपनी माँ के कान में नज़र आती थी, वो लेकर और बाकी चीज़ें लेके बाहर, ये कोई जिक्र करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये लेकर वो आ गया अमेरिका वापस। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं क्योंकि आगे काम आएंगी। इसका अपनी बेगम के साथ जॉइंट अकाउंट था, और दूसरा इन्होंने एक लॉकर बैंक में ले रखा था, उसमें ये गोल्ड रखा करता था। वहीं पर ये 2-3 बालियाँ और अपनी माँ की चीज़ें भी इसने रख दी। उस लॉकर में तकरीबन खुर्रम के मुताबिक $2-2.5 लाख का सामान था, गोल्ड। कह रहा इतना ज़्यादा क्यों था? उसकी वजह कह रहा है बकौल इसके कि जो अंडर एज बच्चे होते हैं ना, इनका हर ईयर टैक्स रिटर्न के पैटर्न पर या किसी तरीके से टैक्स रिटर्न के नाम पर हर साल यूएस गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है। तो कह रहा वो पैसे फिर मेरी जो अपनी सेविंग्स होती थी, तो मैं उसका गोल्ड लेके अपनी बेटी के नाम पर हर ईयर या हर 2-3 महीने बाद अपनी सेविंग से मैं सिर्फ गोल्ड, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल था कि बचत करनी है तो सिर्फ पैसे पे भी ज़कात देनी है, गोल्ड पे भी देनी है, गोल्ड के पैसे फिर बढ़ते हैं, तो मैं गोल्ड लेके रखता था। और मैंने अपने 5-6 साल 7 साल में इतना गोल्ड लिया था कि इस वक्त मेरे लॉकर में कोई $1.5-2 लाख का गोल्ड था, और उसमें उसने ये बालियाँ भी ले जाके रख दी। उस लॉकर का एक्सेस जो था इसका और इसके बेगम के पास कीज़ थी, और वो लॉकर का बैंक का क्या निज़ाम होता है सबको पता है। अच्छा, इस बीच में उस लॉकर का जो एक्सेस था, इसकी बेगम के कहने पर इसकी वालदा को भी दिलवा दिया गया, यानी कि खुर्रम की सास को। वो खुर्रम यूँ राज़ी हो गया कि यार खुदा न खास्ता कभी हम कहीं निकलें मियाँ बीवी और हमें कुछ हो जाए, और पीछे अगर मेरी बेटी है तो ऐसा ना हो कि उसको कुछ ना मिल सके। टेक्निकली कानूनी तौर पे तो मिल ही जाता, लेकिन इसके दिमाग में बात हुई तो उसने इस पर कोई कुछ रिएक्ट नहीं किया, इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। बहरहाल ये बताने की एक वजह मैं आपको बताऊँगा आगे। इस बीच में अब ये ह्यूस्टन वापस आ चुके थे, ये फिर वहाँ से वापस आया तो इसकी बेगम ने एक अजीब सा एतराज़ किया, और वो एतराज़ ये था कि आप ये सिर्फ 2 बालियाँ लाई हैं, और मतलब आपकी माँ के पास तो इतना गोल्ड था, आप सारी चीज़ें अपने बहन भाइयों को देकर आ गए, और आप खर्चे के नाम पे भी इतनी चीज़ें करते। उसने बोला भाई मैं जानूँ मेरे बहन भाई जाने, इसमें आपका लेना देना क्या है? मुझे अपनी वालदा की जो चीज़ बेहतर लगी मैंने ले ली। उस पर जी वो रूट के अपने घर जाके बैठ गई, और अब खैर इसने बालियाँ वालियाँ तो रख दी लॉकर में ले जाके। फिर जब जिस दिन ये मनाने गया
तो इसका साला भी, अच्छा मैं सॉरी बताना भूल गया, इस बीच में इसका साला भी बड़ा हो गया और उसने भी उसकी एज ऐसी हो गई थी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उसने भी कोई आईटी फील्ड में कुछ ज्वाइन कर लिया था और वो ख़ुद को बहुत एक्सपर्ट समझने लग गया था और वो उसको बैठ के मशवरे देता था। हालांकि वो शख्स जिसने 10-12 साल पहले ये स्टडीज़ की हैं, 15 साल पहले स्टडीज़ की हैं और 10-12 साल से एक बहुत अच्छी फर्म के लिए काम कर रहा है, अमेरिका जैसे मुल्क में ह्यूस्टन में 2 घर बनाए हैं, उसको वो मशवरे देता था। यानी कि वो किसी तरीके से उसको इज़्ज़त देने को राज़ी नहीं थे। अब उनका अपना कॉम्प्लेक्स था। वो होता है ना कि अगर बंदा रिटायर हो जाता है तो किसी कामयाब इंसान को बोलता है देखो इसकी नौकरी हमने लगवाई थी, तो वही बात कि जैसे उनके दिमाग में था कि इसकी नेशनैलिटी मिली है तो उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आई है। हालांकि वो काबिल इंसान था, उसने कभी भी नेशनैलिटी के लिए शादी नहीं की थी। पर फिर मामला बहुत ख़राब होने शुरू हुए। कह रहे हैं 2019 में एक सैलाब आया था, एक तरीके से अर्बन फ्लडिंग इतनी हुई थी ह्यूस्टन में, मैं नाम भूल गया सैलाब का। 2019 हरिकेन सर्च करेंगे आप तो वो आपको मिल जाएगा, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। तो कह रहा है यार वो एक दिन ऐसा था, एक वो जब वो कराची में मेरी साली मुझ पर चीखी थी, कह रहा, और एक ये वक्त हुआ क्या था कि जब ये सैलाब आया या जो वाटर रिजर्वॉयर्स थे वो तोड़ दिए गए थे वहाँ पे क्योंकि बारिश इतनी हुई थी और पूरा शहर डूब गया था एक तरीके से, बड़ी खबरें चली थी। तो उस वक्त कह रहे हैं यार जब ये सिचुएशन ख़राब हो रही थी तो मैं ऑफिस में ही था, तो मुझे मेरी बेगम की कॉल आती। उस वक्त शहर में हालात कदरे बेहतर थे, बारिश तेज़ हो रही थी लेकिन ये फ्लडिंग वाली चीज़ नहीं हुई थी। तो कह रहा है मुझे बेगम की कॉल आती है कि जी मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। अच्छा, उसने बोला कि मैं आता हूँ फिर बात करते हैं, देखो बच्ची को लेके जाओगी और पता नहीं क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। उस वक्त अब सबको पता था अमेरिका इतनी सिचुएशन वर्स्ट नहीं होगी। बहरहाल जी वो अपनी बेटी को लेकर चली गई अपने मैके। अब जब ये घर आया, घर जाके फ़ोन किया तो उसने बोला जी मैं तो आ गई हूँ अपनी अम्मी के यहाँ। अच्छा, इनके पास 2 गाड़ियाँ थी माशाल्लाह, घर भी आप इनका दूसरा बड़ा था, एक घर किराए पे था, अल्लाह ताला ने 2 गाड़ियाँ भी दी इनको। तो उसने वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके वो अपनी माँ के घर चली गई थी। खैर जी खामोश हो गया। उसने वही बात कर रहा है, मुझे अपनी बेटी का चेहरा नजर आता था कि मैं कुछ करूँगा ना तो या कोई रिएक्ट करूँगा, रिश्ता टूटेगा तो मेरी बेटी ने ज़िंदगी गुजारनी है और मैं हर चीज़ अपनी बेटी के लिए ही करता था। बहरहाल मैं कहानी थोड़ी छोटी करूँगा, काफ़ी लंबी हो गई ये बात। कह रहा उसके बाद अगले दिन मैं ऑफिस नहीं जा सका क्योंकि अर्बन फ्लडिंग इतनी हो गई, वाटर रिजर्वायर्स तोड़े गए, जो छोटे छोटे डैम थे वो तोड़े गए, बाकी मामला इतने ख़राब हो गए शहर में कि हम एक हफ़्ता ऑफिस नहीं जा सके। और एक हफ़्ता जब मैं घर पे था, अकेला खा पका रहा था, पूरे दिन दीवारें तकता रहता, तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि शायद मैंने गलत औरत से शादी कर ली और अब कुछ भी हो जाए मैं इसको तलाक दे दूँगा। लेकिन फिर वही जब ये एक हफ़्ते बाद वापस आए लोग और मैं ऑफिस ज्वाइन किया तो मैं रूटीन में लग गया, मैं भूल गया। खैर ये मैं थोड़ा आपको 2019 में ले आया था। फिर दोबारा आते हैं जब इसकी वालदा की डेथ हो गई थी, आगे मामला और वर्स्ट होते जा रहे थे। साले साहब इनको समझाना शुरू हो गए थे, पहले ससुर समझाते थे बच्चे पैदा करने ही नहीं करने और बाकी मामला। अब एक मैं ऐसे टूल का एहसास दिलाना चाह रहा हूँ आपको इस कहानी के ज़रिए जो इस्तेमाल होता है और जिसका बहुत से स्टूडेंट वीज़ा पे जाने वाले लोगों को एहसास नहीं होता। सॉरी मैं एक चीज़ और मिस कर गया। इस बीच में जब ये दूसरी एक बॉर्डरिंग स्टेट में रह रहे थे, मैंने आपको बताया था यूएस की, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी माँ के घर ना कुछ बीच में आने लग गई थी। कह रहे जिसका बाद मुझे इंकशाफ ये हुआ कि 2 दफ़ा उसने बीच में और कंसीव किया और उसने अर्ली जाके अबॉर्ट करवा लिया विदाउट माई कंसेंट। कह रहा अगर कोई और शख्स होता तो शायद वो केस में चला जाता या कानूनी कार्रवाई करता, लेकिन मैं वही बात, घर बचाना है और बेटी का फ्यूचर देखना है, हमने मिलकर ही पालना है। मैंने इसका बहुत साथ दिया, मैं खामोश रहा। लेकिन फिर इसको एक बीमारी हो गई जो ओवरी की ख़ास बीमारी है और फिर ये मज़ीद कंसीव नहीं कर सकती थी। बस इसकी सर्जरीज भी हुई लेकिन कह रहा है मामला सीधे नहीं हो सके और मेरी ख्वाहिश कि मेरे 2-3 बच्चे हों वो मेरे दिल में ही दब के रह गई थी। बाकी मामला भी देखे बहुत डिप्रेस हो गया था। पीछे 10-12 साल का जो पूरा एक मामला चल रहे थे, सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। अब ये चल रहा है नवंबर का एंड 2024 का। कह रहा एक दिन मैं होता है भाई बंदे को उस दवाजी ताल्लुकात, उसकी बीवी है, कह रहा मैंने कोशिश की, इसने मुझे पीछे कर दिया और ये धमकी दी कि मैं तुम पर जो ये होता है मामला इसका मैं इल्ज़ाम लगा दूंगी, तुमने मेरे कंसेंट के बगैर मुझसे ये चीज़ हासिल करने की कोशिश की है। इसके लिए बड़ी अजीब सी बात थी, हट गया पीछे। 2-3 दिन बाद फिर सेम सिचुएशन हुई, ये पीछे हटा लेकिन इसने फिर मतलब थोड़ा बहुत गुस्से का इजहार किया और ये अगले दिन दफ्तर चला गया। जब ये वापस आया तो ये घर पर नहीं थी और उस दिन इसको एक छोटा सा काम था, तो उसने अपनी बेगम को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रही।
सास के नंबर पे किया तो सास ने बोला वो अभी नहीं आएगी, तुम लोग की कोई बात हुई है? तो उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, मुझे काम है, मुझे उससे बात करवा दें, मुझे लॉकर में कुछ काम है। तो इसने बोला कि नहीं अभी तो वो बातें जो तैयार नहीं है। तो बाहर ये खामोश हो गया। इसको वो बालियाँ चाहिए थी जो माँ ने इसकी बनवाया, जिसकी माँ की बालियाँ थी। वो ये चाह रहा था कि मेरी बेटी पहने। अब चाबी इसके पास थी, तो वो घर में ढूंढ रहा है, घर चाबी नहीं मिल रही। खैर फिर इसकी बेगम की कॉल आई कि जी ऐसे ऐसे चाबी तो घर वाली है वो खो गई है और दूसरी चाबी यहाँ पर है, मैंने अपनी माँ के पास रखवा दी थी। उसने बोला मैं आ रहा हूँ और तुम मुझे चाबी दो और मेरे साथ चलो। तो उसने बोला आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैंक पहुँच रही हूँ, आप बैंक आ जाएँ। बहरहाल जी बैंक गया। बैंक जाके काफ़ी देर वेट करता रहा, ना इसने फ़ोन उठाया ना ये पहुँची। फिर ये अपने ससुराल गया, बड़ा मुंह बना के बात की और चाबी इसको थमा दी। इसने जाके लॉकर खोला तो लॉकर में माँ की बालियाँ तो मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको बताया ना बाकी चीज़ें, कुछ रसीदें थी, कुछ कागजात थे, लेकिन वो जो सोना था वो गायब था। ये बड़ा हैरान हुआ कि ये मामला हुआ क्या है। इसने फिर रब्ता करने की कोशिश की तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। दिसंबर 2024 की बात है और कुछ अर्से बाद कुछ क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। इसने बैंक स्टाफ से पूछा कि जी ऐसे ऐसे मेरे तो लॉकर में चीज़ें नहीं हैं, तो मुझसे पहले किसी ने एक्सेस किया है? क्योंकि उसको ये पता था कि सास के पास भी एक्सेस है और मेरी बेगम के पास भी एक्सेस है। तो मतलब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि लास्ट टाइम एक्सेस कब हुआ था। तो सोलह सही है, मुझे बताएं। अच्छा लास्ट टाइम जो एक्सेस की डेट बताई, वो जिस डेट पे खड़ा हुआ था 15 या 16 दिसंबर में, जब ये मौजूद था, जिस वक्त ये पूरा बैंक में बैठ के मालूम कर रहा था, तो उसने बोला 11 दिसंबर 2024 कि इस दिन शी वॉज हेयर। अब जब शी का वर्ड आया तो इसका मतलब इसका दिमाग चलने लगा कि जी किसने एक्सेस किया था। वो नाम नहीं बता रहे थे। शी का मतलब या तो इसकी सास आई थी या ये खुद आई थी। बहरहाल जी पता लग गई बात। अब ये ससुराल पहुंचा इस वजह से नहीं कि जी मैं सोने की बात करूँगी, सोना गायब है। इसने बोला भाई ये हुआ क्या है, क्या मामला है? बड़ा अजीब सा इंकशाफ कि जी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। साले साहब आए। अच्छा वो साले साहब आपको खुद को नया नया IT एक्सपर्ट समझ रहे थे, उसको पता नहीं था सामने IT का जिन बैठा हुआ है। तो उसने किसी तरीके से सिस्टम पास ही रखा होता और लैपटॉप वगैरह था, तो उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग पे लगा दी। तो लेकिन वो मास्टर था, वो समझ गया कि इसने कुछ छोटी हरकत की है, रिकॉर्ड पे लगाई। अब यहाँ उसकी सास ने, खुर्रम की सास ने एक नया एंगल देने की बात शुरू की। तुम तो इसके ना इज़्दवाजी ताल्लुकात, ना इसके इज़्दवाजी हुकूक पूरे करते हो, ना तुम इसको ख़र्चा देते हो, अपने घर वालों पे ज़्यादातर पैसा लुटाते हो, और तुम तो गे हो। ये तुम्हारी बात हमें तो पहले बच्चे के बाद ही पता लग गई थी। इस काबिल नहीं हो और ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मतलब कह रहा मेरे आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो गया, मैं गे हूँ, मुझे ही नहीं पता। और ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा था? ये बहुत से लोग जिन पे बहुत सी कहानी आती हैं, बहुत से लोग ये मामला समझते हैं। और तुम तो अपनी बेटी से भी मुखलिस नहीं हो, तुम्हें तो असल में बेटा चाहिए था, बेटी भी तुमसे नहीं मिलेगी, तुम्हें जो करना है करो। एक लफ्ज़ी जंग हुई और ये घर आ गया। घर आके अगले 3-4 दिन ये दफ्तर नहीं गया। इसको इतना दुख हुआ कि मैंने अपनी बेटी को ऐसा क्या कह दिया। और दूसरी बात, मैं इज़्दवाजी ताल्लुक, मतलब ये तो खुद मुझे कभी कभी इजाज़त नहीं देती थी, और मैं अगर आपको पहले बच्चे की बात पता लग गया था तो आज आपको 12-13 साल बाद ख्याल आ रहा है कि मैं हूँ और आपकी बेटी मेरे साथ नहीं रह सकती। 3-4 दिन बाद इसके घर पे डिवोर्स के पेपर्स आ गए। इसकी बेगम ने अप्लाई किया था और उसमें लिखा कि जी ऐसे ऐसे ये हुकूक पूरे नहीं करता और ये मुझे कहता है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। मतलब केस उस वक्त उस पर डिटेल नहीं थी, जो केस चला उसमें आगे, और मेरी शक्ल पे बात करता है और मेरी फिज़ीक पे बात करता है। इसको एक ओवरी की बीमारी हुई तो वेट भी बढ़ गए थे, तो मेरी वेट बढ़ने पे बात करता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सारा पैसा अपने घर पे पाकिस्तान भेजता है, हमें पैसे नहीं देता। हालांकि उतने आलीशान घर में रह रही थी, 2 गाड़ियाँ मौजूद थी। तो इसको बीच में बात ही समझ में नहीं आई कि सब कुछ हो क्यों रहा है। बेटी से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अच्छा बेटी होती है ना, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ननियाल में ना पालें। कुछ बच्चे ना बहुत ज़्यादा ननियाल से अटैच हो जाते हैं। अब ददियाल था भी कराची में और दादा थे ही नहीं, दादी का तो इंतकाल हो गया, तो ददियाल से बिल्कुल अटैच नहीं थे। तो जो ननिहाल बच्ची का ब्रेन वॉश कर रहा था ना, बच्ची वही समझ रही थी। इसमें एक बड़ी अजीब सी बात बोली गई। हम कराची में, पाकिस्तान के कल्चर में, कराची में नहीं, किसी बच्चे को प्यार करते हैं ना, तो बच्चा हो या बच्ची, हम एक चीज़ कहते हैं, बेटा
बेटा, मतलब ये करके बात करते हैं। मतलब ऐसे नहीं बोलते कि अगर लड़की है तो बेटी, मुंह से निकलता है बेटा इधर आ जाओ, बेटा ये कर लो, बेटा नहीं ये नहीं करो। मतलब लड़की को बोला गया, बच्ची को, कि तुम्हारा जो बाप है ना असल में बेटा चाहता था, तो तुम पैदा हो गई ना, तो तुम्हें कबूल ही नहीं करता। तुमने याद होगा तो मैं कहता था ना बेटा बेटा बेटा, तो बेटा होता है सन को बेटा कहते हैं, तो उसको बेटा चाहिए था, वो तो तुम हो गई, तो बस तो कॉम्प्रोमाइज़ किया और इसी वजह से वो तुम्हारी माँ से भी लड़ता है और वो ऐसा है वो वैसा है, शक्की है। उसकी माँ, बच्ची के दिमाग में भी ना 10 चीज़ें डाल दी गई। खैर इस वक्त ये केस चल रहा है, इस केस का फैसला होना है। इस बीच में और एक चीज़ ये हुई कि इसने जो 3 बेडरूम का घर बनाया था ह्यूस्टन में ही, ये इसने उन्हीं दिनों में कुछ चंद महीनों पहले बेचा था कि मैं कहीं और इन्वेस्ट करूँगा। तो वो अकाउंट में वो पैसे मौजूद थे। और इसके साथ साथ इसने जो दूसरा घर था, ये सोचा था कि यार मैं यहाँ पे अपनी बेटी, जब तक मेरी शादी नहीं होती बेटी की, जब तक मैं इस घर को रखूँगा उसके बाद मेरी बेटी अपने घर की हो जाएगी, इस घर से शादी करूँगा, मैंने बड़े अरमानों से बनाया है, और फिर ये घर भी बेच दूँगा। वो घर भी इस वक्त बेचने पर लगाया हुआ है। क्यों? पहले वो बताता हूँ कि उस घर के जो पुराना घर था, जो दूसरा घर था छोटा, वो बेच के जो उसने पैसे रखे थे अकाउंट में, उसका क्या हुआ? इनका जॉइंट अकाउंट था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी बेगम ने, जो अब पता नहीं एक्स होती है या नहीं होती, ये केस अभी अदालत में है, इसकी जॉइंट अकाउंट में जो पैसे निकाल के अपने बहन और भाइयों के अकाउंट में डालने शुरू कर दिए हैं, और काफ़ी पैसा निकाल लिया। और फिर कह रहा गोल्ड जो लेकर गई है वो भी तकरीबन 1.5-2 लाख डॉलर का बनता है। मेरे से लॉकर का इस तरह क्लेम हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो सामान रखा होता है, मुझे नहीं पता टेक्निकली लीगली क्लेम हो सकता है कि नहीं, सामान जो रखा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉकर के ओनर को ही पता होता है। अब केस तो काफ़ी महीनों से चल रहा है, और लंबा क्यों किया जा रहा है ये खुदा ही जानता है। अगर आपको डिवोर्स लेनी है, मतलब लड़की को डिवोर्स लेनी तो ले ले, लेकिन इसमें 2 क़यामतें और ये हैं कि जो अभी कस्टडी है, इसने कस्टडी का मामला ज़ाहिर बात है बाद में आएगा, लेकिन इसने बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो कोर्ट के ज़रिए इसने बच्ची से मुलाकात का वो रखा। तो इसको 2 फर्स्ट वीकेंड ऑफ द मंथ और सेकंड वीकेंड, लास्ट वीकेंड ऑफ द मंथ इसको मिलने की इजाज़त है कि बेटी इसके पास आती है। और फिर मैं कहता जून के महीने में 1 महीने तक अभी अपने बाप के पास ही थी, एक दिन शायद अपनी माँ के पास गई है मिलने। तो कह रहा है मेरी बेटी मुझसे इतनी बदजन हो चुकी है कि वही बात ननिहाल में पली है, जो नानी ने बताया, जो खाला ने बताया, और जो माँ बता रही है कि जी तुम तो चाहिए ही नहीं थी। कह रहा है मैं उसके लिए खाना रखता हूँ, मैं उसके लिए चीज़ें लाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि तुम्हें कोई एक्टिविटी करनी है, तो कह रहा है वो हर वक्त एक ही बात कहती है कि मैं अपने कमरे में मैं बिज़ी हूँ। और उसके पास एक ख़ास लॉक है, जो डबल लॉक, एक तो कमरे का लॉक है, उसको दूसरा लॉक है जो उसकी एज में अगर वो जाएगी तो उसको वो ख़रीदने की इजाज़त नहीं है। उसको वो लॉक किसी ने ख़रीद के दिया, तो वो रात में सोते वक्त वो लॉक लगा लेती है। अब उसके दिमाग में क्या बात डाल दी है कि तुम्हारा बाप तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें शायद सोते हुए मतलब कुछ मार देगा, क्या कर देगा। कह रहा यार मैं ज़ीरो से शुरू हुआ, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर मैंने जॉब हासिल की, मुझे ग्रीन कार्ड का कोई शौक़ नहीं था। कह रहा मैं रोता नहीं हूँ, मैं एक बुज़दिल माँ बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं बड़ी बहादुर माँ का बेटा हूँ। मैं शायद अगर ये बीवी नहीं रहेगी, मैं शायद दूसरी शादी कर लूँगा, वो भी दूसरी शादी कर लेगी। बेटी मेरी अब टीनेज में आ चुकी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अपनी बेटी का दुख होता है। और मैं चाहता था कि मैं इसको, जिस माँ ने पैदा किया है, जो उसकी बायोलॉजिकल माँ है और मैं इसका बाप हूँ, हम सही अल्लाह में और हमें औलाद नहीं दे सकता, लेकिन हम इस घर से उसको विदा करें, हम इस घर से इसकी शादी करें। बड़ी वो एक मशरक़ी सोच है उसकी। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि तलाक आज हो या कल हो, वो जो बंटवारा होता है, जो एलमनाई की सूरत, वो क्या कहलाता है, जो उसकी टर्म है, तलाक के बाद अमेरिका का लॉ ये कहता है कि हर चीज़ का 50% बंटवारा होगा। तो कह रहा है घर मैंने सेल पे लगा दिया है, क्योंकि मुझे अब इस घर की ज़रूरत नहीं है। इस घर की जो रकम आएगी वो मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। और अब कोशिश यही है कि जो भी है मामला एक तरफ हो। मेरी बेटी शायद अब ज़हनी तौर पे मुझे बाप उस तरह तस्लीम ना करे जो हम साथ घूमते थे, फिरते थे, रोड ट्रिप पे जाते थे। कह रहा मुझे पैसे का दुख नहीं, मुझे गोल्ड का भी दुख नहीं है, मुझे अपनी बेटी के खो जाने का दुख है। तो एक ये भी एंगल कि हम ननिहाल में इतना मिक्स कर देते हैं, इतना ज़्यादा वो बच्ची मिंगल होती है कि वो वहीं के माइंडसेट में, हर ननिहाल बुरा नहीं होता, हम भी अपने ननिहाल में ज़्यादा रहे हैं, कभी बदजन नहीं किया, लेकिन बैलेंस हर चीज़ में होना चाहिए। बदियाल का भी एक हिस्सा होना चाहिए, या कम से कम बाप का इतना हो कि बाप की भी सुने। बाप अमेरिका जैसे शहर में, अमेरिका जैसे मुल्क में कमाने में बिज़ी है और ख़र्चे पूरे करने में बिज़ी है, तो बेटी उसकी बात कब हो पाती होगी, कब नहीं हो पाती होगी। वो तो उनको पुरतायुश ज़िंदगी में अपने आप को आग की भट्टी में झोंकने के लिए भी तैयार था, तो वो तो उस चीज़ों में लगा हुआ है।
तो वो किसी का क्या दिमाग बनाएगा, ये अपनी बात क्या समझाता औलाद को। दादा दादी या बाकी ददयाल में कोई था नहीं, तो सारा ननियान का इन्फ्लुएंस। खैर, अब तलाक होती है तो उस सूरत में इसका कमाया हुआ माल, खुर्रम का कमाया हुआ माल अमेरिकन लॉ के मुताबिक 50-50 होगा। कह रहे मुझे इस चीज़ का भी दुख नहीं है, कह रहे लाखों डॉलर बनते हैं और ये घर जो इस वक्त इसकी कीमत 8 या 10 लाख डॉलर होगी, इसका भी 50% उस औरत को मिलेगा। कह रहा यार मैं इन लॉस को भी बुरा नहीं कहता, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अपनी बेटी के मुझसे बदजन हो जाने का दुख है। खुर्रम के अल्फाज हैं कि अब इस तरह के लॉज शायद पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। इंडिया और यूएस इन लॉस को भुगत रहा है और ट्रंप ने अपनी एक इलेक्शन कैंपेन में बात की थी कि मैं डिवोर्स लॉ को इस पर नज़रसानी करूँगा। वो की नहीं, उसने प्रेशर था या क्या था कि इसका मिसयूज़ किया जाता है। देखिए, मैं ख़वातीन की राइट्स के प्रोटेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप ये ना समझिएगा, लेकिन हर लॉ का जहाँ यूज़ अच्छा हो सकता है ना, वहाँ अच्छा तो कम होता है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो कानून और अदालती कार्रवाई में जाते ही नहीं हैं, वो अपने ऊपर चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। इसका इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? जो मोरली करप्ट लोग हैं, इनका मकसद पैसा या रिश्तों को एक टूल या इन्वेंट्री समझना होता है, तो ऐसे लोग उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह को फिर इस तरह के लॉस को तो मतलब बड़ी मुश्किल बात है कि शायद फिर ख़त्म ही हो जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी तरबियत याफ्ता औरत हो या मर्द हो, वो कानून के ज़रिए या अदालतों में नहीं घसीटेगा किसी को। ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, घसीटना चाहिए अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि लॉस का जो फ़ायदा उठाते हैं, लॉस का जो कंधा लेते हैं ना, वो अक्सर गलत लोग ही होते हैं अक्सर। हालांकि इक्वली ये चीज़ अपना इंसाफ के हुसूल के लिए भी लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। खैर, इस पूरी कहानी सुनने के बाद आपने क्या अख़ज़ किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। और मेरी कोई बात, मेरा कोई लफ्ज़, मेरा कोई जुमला, या आपको लगा मेरा कोई नज़रिया है वो गलत है, तो मुझे गाइड कीजिएगा। सख्त अल्फाज में भी गाइड करेंगे तो मैं सुनने को तैयार हूँ। और कोई बात मेरी बुरी लगे तो मैं बड़ी दिल की गहराइयों से, बड़ी दिल की गहराइयों से, दिल बड़ा छोटा नहीं होता, बीमारी होती है, दिल की गहराइयों से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।